नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था मानत आप सभी का हमारे इस पेज पर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पे रोज़ अलग अलग पर्सनालिटी के अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं और अपनी जो है प्रोफाइल, मतलब अपनी जो लाइफ है वो शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो आने वाले हैं आईएएस में सोनल गोयल मैम, जो कि न सिर्फ एक आईएएस 2008 बैच की बल्कि एक कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर और नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो टॉप 25 महिलाएं हैं उनमें से भी एक रही हैं। तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में ये कैसे तय किया और इसके आगे उन्हें कौन कौन सी परेशानियां जो हैं देखनी पड़ी और किस तरीके से वो उन्हें सभी को। हेलो मैम। जी हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी आस्था। नमस्कार मैम। और पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये वीडियो लेट हो गया और हाँ, हम पहले वक्त मैंने पर चालू कोशिश नहीं की कर अपनी पाए। तरफ से, मैं लाइव थी कुछ टाइम और उसके जी बाद जी। शायद फिर वो, चलो कोई बात नहीं। तो लेट अस जी जी। स्टार्ट। जी। जी मैम। तो जैसा कि मैंने सभी को बताया कि आप 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, साथ में कंपनी सेक्रेटरी रह चुकी हैं, लॉयर रह चुकी हैं। तो मैम, हम सभी आपसे जानना चाहते थे कि इतना अच्छा वेल सेटल आपका जो करियर ऑलरेडी था, फिर आपका रुझान जो है एक सिविल सर्वेंट और सिविल सर्विस की ओर कैसे आया और आपने कैसे सोचा कि आपको इस ओर आगे बढ़ना है। जी, पहले तो मेरी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर 1939 में हिंदी राष्ट्रभाषा हमारे एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट हुई। तो सबकी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि मेरा सिविल सर्विसेज में आने का क्या रीज़न रहा, क्या मोटिव रहा, तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो थर्ड ईयर में मैं थी और उसके साथ में मैं सीएस कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी कर रही थी। तो उसका सेकंड स्टेज मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मेरे को उस टाइम में, एक्चुअली जब मैं थर्ड ईयर में थी, उस टाइम में मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो। और साथ के साथ में ये एक डायरेक्टली लोगों से जुड़ने का, सोसाइटी के लिए काम करने का एक ज़रिया बनता है। तो क्योंकि मैं और एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी, तो जब मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, अपने फादर से, पेरेंट्स से, तो उनको इनिशियली थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि पहली बात तो ये कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं होता, कंपटीशन बहुत टफ है। दूसरा, मैं प्रोफेशनली अपनी क्वालिफिकेशन कर रही थी, मेरे फादर सीए हैं, तो उनको ये लगा कि प्राइवेट सेक्टर में जाना बेहतर रहेगा। तीसरी बात ये भी है कि बीइंग अ फीमेल, हम लोग कॉन्जर्वेटिव फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ा सा ये कि अगर सिविल सर्विस में सिलेक्शन होता है तो कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सा कार्डर आएगा, तो ये सब इश्यूज को सोचते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन था। बट जब इस बात पे हम सब ने एग्री किया कि हाँ, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरे पापा ने ये सजेस्ट किया कि मैं एक अपना फॉल बैक करियर ऑप्शन ज़रूर करके रखूँ अपने पास में। तो इसलिए मैंने पहले 2003 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2004 में मैंने सीएस कंप्लीट किया और 2004 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ का एंट्रेंस देके लॉ में एडमिशन लिया। और उस साल में ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी शुरू करी और मैंने पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी भी शुरू करी। तो 2004 जी से लेकर 2007 तक ये तीन चीज़ें पैरेलल चली। तो एक सिविल सर्विसेज की पढ़ाई, साथ ही साथ सीएस के तौर पे मैंने पार्ट टाइम जॉब किया और मैंने एलएलबी किया। 2006 में पहला मेरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, और 2007 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सो फाइनल रिजल्ट 2008 में आया, मई 2008 में, इसीलिए हमारा 2008 बैच कहा जाता है। एंड मेरी ऑल इंडिया 13th रैंक थी और मुझे त्रिपुरा कैडर, मणिपुर त्रिपुरा कैडर अलॉट हुआ और उसके बाद मैंने त्रिपुरा स्टेट में ज्वाइन किया है 2009 में, ट्रेनिंग के बाद। जी। जी जी। तो मैम, जैसे कि सभी को पता है और आपने बहुत से अलग अलग जगहों पे, स्टेट्स पे अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, तो मैम इन सभी जगहों में आपको ऐसा क्या लगा कि एक फीमेल ऑफिसर को लेके लोगों की सोच और इन्हें इसमें तालमेल बैठाने में आपको जो दिक्कतें आई वो क्या थी।
देखिए, सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे लगता है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही कुछ ना कुछ कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। क्योंकि पहली बात यह है कि सर्विस कौन सी मिलती है, ये बड़ा मैटर करता है। दूसरी बात यह है कि आपको काडर कहाँ का मिलता है। कई काडर हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया वाला कैंडिडेट को नॉर्थ इंडियन काडर मिल जाए। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई सदर्न स्टेट में भी किसी को जाना पड़ सकता है। और ऐसी बात है कि जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट में मेरा जब काडर आया तो इनिशियली थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है नई जगह में जाके, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। तो ये थोड़ी माइंड में एप्रीहेंशंस रहती हैं, बट एक बार जब आप जाते हो तो द वे थिंग्स मूव, जिस तरीके से आपको वहाँ लोगों का सपोर्ट मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलता है, उससे धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सिविल सर्विसेज में आके कुछ करना, उसमें लोगों के लिए कुछ कर पाना, दोनों के लिए ही चैलेंज है, मेल और फीमेल दोनों ऑफिसर्स के लिए। ऑफ कोर्स फीमेल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि बीइंग अ फीमेल आपको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो आपको ही बियर करनी है। लाइक यू ओनली हैव टू काइंड बियर अ चाइल्ड। तो आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हों, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर एक बेबी को बर्थ देना है या उसकी आगे परवरिश करे तो थोड़ी छुट्टी तो फीमेल को लेनी ही पड़ती है, बिकॉज दैट इज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बिन गिवन टू अ फीमेल। तो उस वजह से जी। कई बार ऐसे होता है कि आपके करियर में कुछ अच्छा पीक पोस्टिंग का हो सकता है टाइम हो, एंड यू हैव समटाइम्स दैट प्रायोरिटाइजेशन टू बी डन। तो आपको लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि आपको मतलब जॉब और फैमिली में व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ में एक ये भी बात है कि पॉजिटिव माइंड से हमें इन सब चीज़ों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों से, क्योंकि एक पैराफर्नेलिया है, एक इकोसिस्टम है जिसमें सिविल सर्विसेज ऑपरेट करती है, जिसका पार्ट है मीडिया, जिसका पार्ट है पॉलिटिकल जो पूरी फैटर्निटी है, जिसका पार्ट है कॉमन मासेस। और आज के दिन में बहुत सारी एक्टिविस्ट या एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, तो यू आर अंडर कांस्टेंट वॉच 24/7। तो बहुत ऐसा टाइम कई बार आता है कि आपको अपना कूल मेंटेन करना पड़ता है। तो अपना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक वो जो है टाइम के साथ ही, एज यू ग्रो अप इन द सर्विस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप उसको कर पाते हैं। जी। जी, जी। जी, मैम। और जिस तरीके से आपने बताया था हमें कि आप फरीदाबाद से जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। तो मैम जो व्हाट डू यू थिंक कि लीडरशिप जो होती है उसके लिए कौन-सी क्वालिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और बीइंग अ वुमन इनमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें कैसे आपने किया और क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो थी आपके सामने आई? लीडरशिप की बात अगर मैं करूँ तो चाहे वो अर्बन, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आपने बात करी, तो वो एक अर्बन सेंट्रिक प्रोजेक्ट था जिसमें जब मैं कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मैं कमिश्नर थी फरीदाबाद में 2016-17 में, हरियाणा में, क्योंकि मैं हरियाणा में डेपुटेशन पे आई जुलाई 2016 में, और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा अर्बन लोकल बॉडी है, सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है और सबसे पुराना कॉरपोरेशन है। तो उसमें जब मैंने ज्वाइन किया और उसके साथ साथ मुझे स्मार्ट सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, आई वॉज द फर्स्ट सीईओ ऑफ द फरीदाबाद स्मार्ट सिटी टू बी अपॉइंटेड। तो काफ़ी हेक्टिक था, चैलेंजिंग था, बट काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और जहाँ तक टीम मोटिवेशन की बात है, तो टीम वर्क तभी सक्सेसफुल होता है जब आप अपने टीम मेंबर्स को भी उनकी स्पेस दें, मतलब उनको मोटिवेट करें। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं उनको समझाएं, ऑफ कोर्स उनको डायरेक्शन देने का भी आपकी जिम्मेवारी है, और बीच बीच में वो मोटिवेशन जी। देना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो ये एक तरीके की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है जो क्रिएट करनी पड़ती है। और एक आई थिंक सक्सेसफुल लीडर वही है जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में वो फीलिंग क्रिएट कर पाए कि वी आर अ फैमिली एंड वी आर अ काइंड ऑफ अ यूनिट। और वो यूनिट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, और वो यूनिट जो है उसको जो हमारी गवर्नमेंट का जो एम है उसको डिलीवर करना है। तो
हम्म। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करें तो आई थिंक नो टास्क इज इम्पॉसिबल। जी। जी, बहुत सारा थैंक यू मैम इस बात को बताने के लिए कि आपने कैसे ये सब किया। इसी के साथ मेरा एक सवाल है मैम, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में पुराने वक्त में फीमेल के लिए, वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती थी। अभी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है हमारा देश, लेकिन फिर भी जब हम रूरल एरिया में जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो औरतों को, लड़कियों को अभी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से कदम हैं जो सरकार को उठाने चाहिए और हमें खुद भी आगे आना चाहिए उसके लिए? एक्चुअली ये जो आप बात कर रहे हो दी पोजीशन ऑफ वुमेन इन दी सोसाइटी, तो ये किसके मतलब इट डेट्स बैक टू द हिस्ट्री। मतलब ये आज की वजह से नहीं है जो सिचुएशन है, ये आज की वजह से नहीं है सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारी पास्ट की जो जनरेशन्स हैं उनकी जैसे थिंकिंग रही, जो सोसाइटी का माइंडसेट रहा, उसके हिसाब से ये जो हम आज सिचुएशन देख रहे हैं वो यू नो उस वो हम आज उसमें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेसिकली द वे वी आर सीइंग द सोसाइटी, इट इज स्टिल पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी के अंदर, इसको चेंज करने का जो प्रयास किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो कम्युनिटीज़ की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, काफ़ी अच्छे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अभी आगे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, of course they would have the potential to become financially independent। तो जो जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब तक हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां नहीं होंगी, तो वो जो एक एक जो सेल्फ एम्पावरमेंट की है, हम जो बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम फीमेल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें उनको। और इसके लिए बहुत सारे लाइवलीहुड मिशन भी हैं, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में भी हैं। और गवर्नमेंट की बहुत सारी कोशिश है, और काफ़ी इंडिविजुअल भी या हमारे लोकल इनोवेटर्स भी जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ के महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं। बट इसको और आगे ले जाना है। साथ ही साथ आई वुड से कि जो माइंडसेट है वो सिर्फ एक फीमेल का ही नहीं बल्कि मेल काउंटर पार्ट का भी चेंज होना ज़रूरी है। तो मेल काउंटर पार्ट, फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके हस्बैंड, कि ये उनके लिए काम करना ज़रूरी क्यों है और उनको वो रिस्पेक्ट मिलना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें क्योंकि आज हमारे सेशन में काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के लोग जुड़े हैं, युवा पीढ़ी के व्यूअर्स हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों की माइंडसेट और आप लोगों जैसे बिहेव करोगे सोसाइटी में, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे आगे डेवलपमेंट कैसे होगी। तो आपके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि आप अ, जो है कि आप उसमें पॉजिटिव तरीके से अपनी माइंडसेट को लेके आएं, और अपने साथ में जो कलीग्स हैं उन कलीग्स का आप जो है उनका सपोर्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आगे काफ़ी जाने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ बेसिकली द विमेन इमेंसिपेशन इज़ बेसिकली अ कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी। जो इसमें मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स दोनों को ही अपनी भागीदारी निभानी होगी। जी। जी मैम। और मैम, जिस तरीके से हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन करियर में जो जॉब में होते हैं उसमें पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। तो क्या आपके लाइफ में आपकी ड्यूटी के दौरान ऐसा आपको कभी फील हुआ, और ऐसा कौन सा मतलब इंसिडेंस है जो आपको इस तरीके का याद हो? एक्चुअली अगर हम इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें और हम ये सोचें कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में जो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो वो जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे निचले स्तर पे भी होते हैं, दे आर एट
पंचायत लेवल। अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो शहरों में कुछ वार्ड्स होंगे, वहाँ पे काउंसलर्स होंगे। And then we have our elected representatives who are sitting in the parliament, in Rajya Sabha, in Lok Sabha, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस और अंडरस्टैंड दिस। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये धारणा बन चुकी है, मुझे लगता है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड, या अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इसीलिए वो कोई काम के लिए बोल रहा है। बट आई थिंक मेरे जो एक्सपीरियंस रहा, ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैड माई काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्रंट्रेशन ड्यूरिंग माई लास्ट 12 years ऑफ बीइंग इन द सिविल सर्विस, वो ऑफ कोर्स रहा। लेकिन वी शुड नॉट हैव दैट माइंडसेट कि पॉलिटिशियंस अपेरेंटली बैड हैं या उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती। देयर आर वेरी गुड स्पिरिटेड पॉलिटिशियंस, विधायक गण, काउंसलर्स, इवन एमपीज, जो कि अपने एरिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार मुझे लगता है जो गैप आ जाता है वो कम्युनिकेशन गैप होता है। सो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एज एन ऑफिसर एंड दी कंसर्न पॉलिटिशियन, कि आप क्या करना चाहते हो, उस एरिया की डिमांड के हिसाब से जो है आप वो कर रहे हैं उसको। और अगर उस चीज़ को अगर आप पॉलिटिशियंस के लिए अगर आप ये करें, बेनिफिट में लेके आए, तो उनको भी मतलब दे वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स दे विल बी सपोर्टिंग। बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि दे आर ऑलवेज राइट। देर आर मेनी अ टाइम्स इवन ड्यूरिंग माई करियर ऑल्सो। इनफैक्ट मेरी जो पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग में हुई थी त्रिपुरा में, तो आई वॉज पोस्टेड एज BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पोस्टिंग होती है, उस दौरान मैंने एक ब्लॉक में कुछ पंचायत, विद इन फ्यू डेज आई ट्रांसफर्ड फ्यू पंचायत सेक्रेटरीज। तो पंचायत सेक्रेटरी, क्योंकि मैंने मनरेगा का रिकॉर्ड को चेक किया और मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो आई मेड अ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर ऑफ द फ्यू पंचायत सेक्रेटरीज। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि मेरे को उस ब्लॉक से इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया गया, सो दैट वाज द रिजल्ट दैट नेक्स्ट डे आई वाज ओनली ट्रांसफर्ड and I was in fact posted to the DC office, the office of the DM and collector उसके बाद में। और मेरी फिर वीडियो पोस्टिंग काफ़ी टाइम बाद में दी गई, आफ्टर अ गैप ओनली। तो ये पहला इंसिडेंट था। ऐसे हर जगह में कुछ कुछ इंसिडेंट हर ऑफिसर के साथ आई एम श्योर होते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग आई मीन शुड नॉट deter you from taking the decisions which are public spirited, taking the decisions which are right and which as per your conscience as a civil servant are right। तो वही आपकी जो सेल्फ कॉन्शियस है वही आपको गाइड करती है। एंड पॉलिटिकली दे मे बी करेक्ट, दे मे बी इनकरेक्ट, बट यू हैव टू जस्टिफाई जो आपने स्टैंड लिया। तो कल की जो रिपरकशंस होंगी, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। तो वो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए कि जो आप डिसीजन ले रहे हो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो आप डिसीजन ले रहे हो ये फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, then I think you will not have any regrets or any guilty. So I see it like this. जी मैम, बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से हमें पता चला मैम कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपने एक मोबाइल ग्रोसरी स्टोर की जो है शुरुआत की, तो मैम हम चाहते हैं कि आप थोड़ा व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं कि सभी इसके बारे में जान लें। एक्चुअली मेरी जनवरी में गुरुग्राम में पोस्टिंग हुई। तो मैं CEO गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की CEO थी, साथ ही साथ एडिशनल CEO GMDA का चार्ज भी मेरे पास था। तो जब ये कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ऑफ कोर्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट केम टू अ हॉल्ट। और हमारी लगभग 150 बसेस थी, जो 150 प्लस बसेस थी जो कि हमारे पास वर्कशॉप में अवेलेबल थी। तो ये मेरे को ऐसा लगा, इनफैक्ट मेरी टीम को भी लगा कि हम किस तरीके से पब्लिक की सेवा करें या किस तरीके से, क्योंकि ये बसेस खड़ी हैं, तो हाउ कैन दे बी यूटिलाइज्ड फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो हमने MCG म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम है एंड डिस्ट्रिक्ट में जो जोनल ऑफिसर होते हैं मार्केटिंग बोर्ड के, उनके साथ में बात करके एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया एंड we converted some of the buses to mobile grocery shop। तो वो जो है वो
RWAs सोसाइटीज़, कंडोमियम्स, इवन जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे जाके उन्होंने लगभग 3 महीने से ज़्यादा उन्होंने राशन सप्लाई किया। उन्होंने जो है जो असेंशियल ग्रॉसरी आइटम है वो सप्लाई किया। तो इससे क्या था कि एक तो हम लॉकडाउन में मूवमेंट लोगों की रोक पाए, इवन दो गवर्नमेंट ने असेंशियल ग्रॉसरी आइटम खोलने की परमिशन दी थी, बट फिर भी कोविड-19 का स्प्रेड इस तरीके से हो रहा था गुरुग्राम फरीदाबाद में कि इट वाज नॉट वेरी मच यू नो एडवाइजेबल टू मूव आउट। तो ये एक बहुत कारगर रहा है। इसके साथ ही जीएमसीबीएल ने और भी इनिशिएटिव्स लिए स्लम वॉलंटरी बेसिस पे। स्लम एरियाज में जो लोग रहते थे उन तक खाना पहुंचाया, उन तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाया। साथ ही साथ में हमारी जो एक मोबाइल बस को हमने मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी के रूप में भी कन्वर्ट किया। सो इट वाज अ मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी विच वाज क्रिएटेड। और इस तरीके से मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत थी बसेस की, तो चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करना, जो गवर्नमेंट के मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, पेशेंट्स जो हैं उनको अपने घर से क्वारंटाइन लोकेशन तक लेके जाना, उसके लिए भी हमारे बसेस का ये हुआ। और मतलब उनको लेके जाना, उसके डिस्चार्ज में उनको इंश्योर कराना। तो ये सभी चीज़ें जीएमसीबीएल ने की। जी जी, बहुत बढ़िया थी मैम ये शुरुआत, क्योंकि काफ़ी कम ही लोग उस वक़्त सामने आए और उनमें से एक आप रही हैं। और मैम इसी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा हमारा ये भी था कि अभी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, लेकिन काम बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। तो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और इसे हम कैसे अपनी लाइफ में जो है लेकर आ सकते हैं? देखिए, मैंने इसका पार्टली आंसर तो पहले भी दिया कि विमेन जी। एम्पावरमेंट जो है कि एक फाइनेंशियली, मुझे लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है ऑफ कोर्स जो एक स्टेटस ऑफ इक्वालिटी है। आई मीन सम पीपल क्रिटिसाइज कि फेमिनिज्म क्यों है, या यू नो व्हाई आर वी हैविंग दोज काइंड ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कमिंग अप। तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि अगर हम देखें आज इंडिया में पीसीपीएनडीटी एक्ट में भी हमारे पास प्रोविज़न है फॉर इवन इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई पेरेंट्स या गार्जियन किसी फीटल का, मतलब बिफोर बर्थ किसी फीटल का, व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, तो ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक्ट लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे केसेस हो रहे थे कि अगर एक भी बेटी है या एक बेटी नहीं भी है, इवन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, द पेरेंट्स वुड लाइक टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ द फीटस विच इज इनसाइड द मदर। और अगर वो फीमेल है तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन कराना प्रेगनेंसी का। सो इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ इलीगल, इट इज़ क्राइम अंडर पीसीपीएनडीटी एक्ट एंड इट इज़ पनिशेबल। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर हमारी जो है बर्थ से लेके ही अगर हमारी प्रेफरेंस है फॉर सिलेक्टिंग कि हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो अगर बेटी बड़ी होगी, वो स्कूल कॉलेज जाएगी, उसके बाद उसकी मैरिज होगी या वो करियर में कुछ आगे करना चाहेगी, तो इस तरीके की प्रेजुडिसेस कंटिन्यू हो इसका चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके के प्रेजुडिसेस हैं, आज भी सोसाइटी में हैं। मतलब इफ़ वी सी द ड्रॉप आउट रेट्स एट क्लास 11-12, मतलब क्लास 10th तक पढ़ाते हैं रूरल एरिया में लड़कियों को, उसके बाद उनको कहते हैं कि घर का काम सीखो और उसके बाद में व्हेन दे आर मैरिड। तो ये सब जो इशू हैं इनको हमें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब गोमती में थी, तो गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च ही हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और गोमती डिस्ट्रिक्ट पहले 100 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिलेक्ट हुआ था। और उसके बाद जब मैंने झज्जर में जब मैंने ज्वाइन किया एज डिप्टी कमिश्नर 2017 अगस्त में, मैं वहाँ लगभग 1.5 साल रही। तो वहाँ पे भी हमने जो अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, हमने कैंपेन चलाया और हमने पूरी कोशिश करी कि स्पेशली जो ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत पहुंचा पाए। यूनिसेफ की ओर से जागृति प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया जो कि सिर्फ रोहतक और झज्जर के लिए था। और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है सेफ्टी एंड मोबिलिटी, तो सेफ्टी एंड मोबिलिटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर बात थी।
और साथ ही साथ में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के प्रोग्राम थे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट का हो, तो कोशिश यही थी कि हम कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए करें। तो फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक कन्वर्जेंस प्रोग्राम एक आया, उमंग एक पहल के नाम पे हमने शुरू किया, जिसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं गांव में सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे थे, उनको हमने कन्वर्जेंस किया सर्व शिक्षा अभियान के फंड से, इनोवेशन फंड का जो कैटेगरी होता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया हमने अडोलेसेंट गर्ल्स को इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स। तो क्लास 9 ऑनवर्ड्स जो गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियां थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो ये एक काइंड ऑफ कन्वर्जेंस प्रोग्राम रहा और बहुत सक्सेसफुल रहा। And if we analyze, so over a period of 1 year, there was a dropout in the percentage of females absenteeism, मतलब जो लड़कियां अगर ड्यूरिंग देयर menstrual cycle अगर स्कूल नहीं जा रही थी तो उन्होंने जाना शुरू किया। और साथ ही साथ जो लैक ऑफ सैनिटरी हाइजीन की वजह से कई बार हम देखते हैं कि लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं या एजुकेशन से छोड़ देती हैं, तो उसमें भी इस इनिशिएटिव ने हेल्प की। तो इसी तरीके से छोटे छोटे, मैंने ये इस पे बताया एग्जांपल कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जी जो सोसाइटी अपने लेवल पे कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, गवर्नमेंट कर रही है ऑफ कोर्स, बट देयर आर मेनी थिंग्स विच वी एज इंडिविजुअल्स, वी एज कम्युनिटी वी कैन डू। एंड वुमेन जी एम्पावरमेंट हैज़ स्टार्टेड बट इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। अभी काफ़ी मुझे लगता है इसमें बदलाव आने की ज़रूरत है। जी। जी जी। जिस तरीके से मैम आपने इन सभी अपने ख्यालों को इतनी खूबसूरती से रखा, और हम सभी इवन वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल एक मॉडल बनकर आती हैं कि नहीं, हमें मैम जैसा बनना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस जो लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपसे बहुत सी ऐसी जानकारियां मिली जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है जानना, और जो ये अवेयरनेस है स्प्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैम एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारा जो फाउंडेशन, हमारी जो एनजीओ है, वो भी हम गर्ल्स पर ही काम कर रहे हैं, एंड वी वांटेड टू नो कि हम ऐसा क्या बेहतर कर सकते हैं कि हम अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जो हमारा जो थीम है वो ज़्यादा लोग जान सकें। नहीं, आई थिंक देखिए, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ वन थिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें फोकस करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। और अगेन जैसे जहाँ पे भी आपका प्रेजेंस है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से या कोई अगर फिजिकली कहीं ऑफिस है, तो वो एक यही होता है कि लोग उसको जाने, लोग उसके बारे में जाने, लोग उनसे जुड़ें, एंड इट बिकम्स अ पीपल्स मूवमेंट। मतलब तभी जो है आप इन सब चीज़ों में कर पाओगे। एंड इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग सो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इस तरीके के इनिशिएटिव्स और भी लोग जो व्यूअर्स भी हैं जो सुन रहे हैं, तो वो अपने लेवल पे भी कोशिश करें, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके थ्रू। तो यही मेरी फीडबैक है इसके ऊपर। And I think Aska, जी there were some viewers who had some question. So if we can have one or two जी जी questions, so बिल्कुल I मैम। think it would be good. तो इसमें जैसे मैं जो अ, देख रही हूँ कमेंट में, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैम यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताएं। तो मैं एक्चुअली मैंने इनिशियली ये बताया कि मैंने अपनी तैयारी जो है, लगभग मुझे 3 साल मैंने डिवोट किए हैं, जिसमें 3 साल में मैंने अपने साथ में जॉब भी किया और मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। ऑफ कोर्स मैं इस बात पे पूरी तरह विश्वास रखती हूँ कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, और मेहनत को सफलता उन्होंने दिलाई, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। तो पहली बात तो ये है कि ये आप देखें कि आप कब से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। आज के दिन में काफ़ी मेरे से कैंडिडेट्स जो हैं, वो जो हैं इनिशियली अपने स्कूल टाइम से ही, क्लास 9-10 से ही सोचते हैं कि हम तैयारी शुरू करें। कुछ लोग हैं जो कॉलेज के टाइम में प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, 2 साल तो आपको कम से कम भी तैयारी, मतलब 1 साल तैयारी से पहले चाहिए, और 1 साल ड्यूरिंग जो आप एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके लिए चाहिए। तो 2 साल आप मान के चलिए कि आपको 2 इयर्स तो देना ही देना है सिविल सर्विस में अपना एफर्ट। अब इसके अलावा अगर आप स्कूल में कोशिश करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, तो आप
जो है एनसीईआरटीज, मतलब जो एनसीईआरटी हैं, चाहे वो सिविक्स की हों, चाहे वो ज्योग्राफी की हों, हिस्ट्री की हों, जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स, इन सब के ऊपर आप ध्यान दीजिए ताकि आपकी एक ओरिएंटेशन डेवलप हो सिविल सर्विसेज के बारे में। और जब आप फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के सेकंड थर्ड ईयर में हैं, तब आप फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा भी है कुछ कैंडिडेट्स जो कि अपने ग्रेजुएशन के बाद या प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। उनके लिए स्ट्रेटेजी तो डिफरेंट थोड़ी रहेगी क्योंकि उनका टाइम थोड़ा कम होता है, और अगर वो ये सोचें कि मुझे अगले साल अटेम्प्ट देना है, तो देन दैट 1 ईयर शुड बी अ काइंड ऑफ अ डेडिकेटेड एफर्ट। लाइक मेरे केस में मैंने जॉब थी, मेरी लॉ की पढ़ाई थी, फिर भी मैंने ये कोशिश करी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी पे ही मैक्सिमम टाइम मैं डिवोट करूँ। तो ऑफ कोर्स ईजी नहीं रहता 14-15 घंटे हर दिन निकालने का। तो उसमें ये रहता था कि मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ लॉ के क्लासेस के लिए, क्योंकि लॉ भी मुझे क्लासेस भी करनी पड़ती थी, इट वॉज अ रेगुलर कोर्स, तो मैं ट्रैवल में ही अपने करंट अफेयर्स, जीके, न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन्स मैं पढ़ लिया करती थी। तो वो जो 2 से 3 घंटे जो ट्रैवल में लगते थे मेरे घर से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने आने के, वो कवर हो जाए, उसके अंदर कवर हो जाए। साथ ही साथ मतलब आपका ऐसे होना चाहिए कि जब आपको देना है तो इनिशियली प्रीलिम्स और मेंस का साथ में कुछ कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं, तो कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं तो उनकी आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। और जब प्री का टाइम जब आता है, जब सपोज मई में या जून में अगर प्रीलिम्स होना है, तो उससे कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आपको टोटली प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव और बहुत एक्सटेंसिव है, मतलब उसमें कोर्स भी काफ़ी है। तो उसमें करंट अफेयर्स भी मैटर करते हैं, आपका मेंटल एप्टीट्यूड भी। और जब प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद ऑफ कोर्स पूरा टाइम आपके पास मेंस के लिए होता है। तो मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? मेंस में इंपॉर्टेंट है आपकी आंसर राइटिंग। आप किस तरीके से अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को आप पेपर पे लिख पा रहे हो, किस तरीके से आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और रिपीटेड रिविजन्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करनी। और साथ ही साथ आपका जो एक ओरिएंटेशन है वो डेवलप होना चाहिए। जैसे एसए का पेपर होता है, तो एसए इज़ बेसिकली आपका किसी विषय पे क्या विचार, क्या नज़रिया है, उसको टेस्ट करता है। आप उसके बारे में किस तरीके से अपने बात लिखते हैं, किस अपना व्यू पॉइंट किस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये एनालिटिकल माइंड डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या कोचिंग नहीं भी ले रहे हैं, तो माय पॉइंट इज़ कि योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसी पे ही प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बट आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस पे डिपेंड करता है, मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स पे। तो मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि इंटरव्यू के तो नंबर कम ही होते हैं, तो मैक्सिमम पार्ट जो है आपका रिटर्न में जो मेंस एग्जाम है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इस पे पूरा फोकस कीजिए। रिपीटेड रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके जो नोट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आप क्रिएट करके रख सकते हैं कि आप जैसे लास्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो 3 से 4 बार रिवाइज करना कम से कम चाहिए। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो वो हर कंसेप्ट का, हर सब्जेक्ट का जो है आपके पास शॉर्ट फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हों, इस तरीके से आप कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी एफर्ट्स 100% हैं और यू आर मेकिंग योर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सफलता नहीं मिलती। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि जो हार्डवर्क है इट शुड बी अप्रोप्रिएटली इन राइट डायरेक्शन। तो कई बार वो राइट डायरेक्शन में नहीं होता, तो ये भी थोड़ा सा आप एक बार कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि किस तरीके का पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें। आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसको आप ध्यान में रखते हुए आप वो कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। और कई बार कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब यूपीएससी ने जब हमको एक प्लेटफॉर्म ही दिया है हिंदी और इंग्लिश का, तो उसमें इक्वल है अपॉर्चुनिटी। मतलब जो आपका लेवल जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वही लैंग्वेज कीजिए, वही मीडियम अडॉप्ट कीजिए। एंड जो आपकी
आपकी पढ़ाई जिस भी मीडियम में हो रखी है, चाहे वो हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, आई वुड सजेस्ट कि उसी में ही आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई आपने कर रखी है स्कूल में और आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम लिखते हैं। तो कई बार क्या है कि शायद वो आपका जो वे ऑफ राइटिंग थिंग्स है वो शायद अप्रोप्रिएट ना रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर भी ध्यान दें। और ऑप्शनल जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शनल कौन सा ले रहे हैं। अगर वो आपके सब्जेक्ट जो अभी तक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा उससे रिलेटेड है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन अगर वो नहीं है और कोई और सब्जेक्ट आपने लिया तो ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन यू हैव टू जस्टिफाई वट एवर यू आर टेकिंग। मतलब सिविल सर्विसेज में मैं हमेशा से यही मैं ये बात बोलती हूँ कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सीरियस हैं इस तैयारी के लिए तभी स्टार्ट कीजिए। जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग टू द पीपल कि मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार कई जगह में ये भी देखने को मिलता है कि वो एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता है कि हम सिविल वो हमारा बेटा सिविल्स की तैयारी कर रहा है। अगर आप सीरियस हैं तभी आप मतलब इसकी तैयारी में आओ, और अगर आप सीरियस हैं तो देन गिव योर 100%। तो फोकस, स्टडी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी in right direction, efforts in right direction, I think they all will help you sail through this examination. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो आपने ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ये जितनी भी जानकारी दी हमें, और बहुत से आई थिंक क्वेश्चंस का जो है आंसर आपने एक बार में ही दे दिया। और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, जो रिएक्शन रहा आपके स्टूडेंट्स का, आपके फैंस का। और मुझे भी मतलब बहुत सी नॉलेज पता चल गई। जैसे मैंने भी अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मुझे भी बहुत से रास्ते मिल गए इसके साथ में। इसी के साथ मैम मैं पूरी टीम, मेरी अमानत के साइड से, अमानत फाउंडेशन के साइड से आपको बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए। और So जिस तरीके से आपने my last request और अपील आप कुछ भी समझें जो व्यूअर्स को है कि ये हम्म, यंग इंडिया ही मैक्सिमम हमारे साथ जुड़ा है आज सेशन में। तो यंग इंडिया, जी आप सब लोग जो हैं हमारे देश की धरोहर हो। आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी फील्ड आप चूज कीजिए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करो। जो लोग नीडी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करो। तो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, कोई आप संस्था सेटअप करो या इंडिविजुअल कैपेसिटी में करो, या कोई आपकी प्राइवेट कंपनी है या आप एंटरप्रेन्योर हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करो जिससे आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी वो उस मदद से उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है उनके जीवन में। तो जी ये हम थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें, और यंग इंडिया के ऊपर ही हमारे देश की आगे प्रोग्रेस, उन्नति, प्रगति निर्भर करती है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, तो मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रिलायंट तभी होगा पहली बार जब हम कैपेसिटीज़ क्रिएट करेंगे, जब हम जो कैपेसिटीज़ क्रिएटेड हैं उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो एटलीस्ट उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा उनको एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा दे। और फिर जो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे वो आगे हमारे देश में लोकली इनोवेट करें, ताकि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जो हमें विदेश से लानी पड़ रही है, वो कम से कम हम लेके आएँ। एंड इंडिया इज़ बिकमिंग अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर हब इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज। ग्लोबल हब बनता जा रहा है, चाहे हम आईटी सेक्टर की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें। तो इस तरीके से यंग इंडिया अपने प्रयास, अपने देश की उन्नति प्रगति के लिए करता रहे, यही मेरी आप सबसे अपील है। और मेरी सब बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप जो भी अपने लिए करियर चूज कर रहे हैं उसमें आप सफल हों, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट दें, यही मेरी ईश्वर से भी कामना है। और आई एम वेरी मच श्योर दैट यू ऑल विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी।
तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि सोनल गोयल मैम ने अपने एक्सपीरियंस और जो करियर को लेकर जो जितने भी सवाल थे और आफ्टर गेटिंग सिविल सर्विस जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव भी किए हैं जिसके बारे में हम सभी को भी सोचना चाहिए। और जिस तरीके से मैम ने आखिर में एक बात कही कि जो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वही इस देश को बदल सकती है, उसमें जोश होना जरूरी है, उसमें सेवा भाव होना जरूरी है, ये बात बिल्कुल सच है। और जब तक आप सभी का साथ नहीं होगा इन बातों को मुमकिन बना पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी से आज के लिए अलविदा लेती हूँ। बहुत जल्द हम एक नए गेस्ट और नए आर्टिस्ट के साथ में यहाँ पर आप सभी के सामने होंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए। शुक्रिया।